फ्रेंड्स, मैं दिलीप नारायण व्यास, वैभव ऑनलाइन क्लासेस से। हमने लास्ट वीडियो में गुप्त वंश के बारे में पढ़ा था कि गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी, इसके परम शक्तिशाली जो शासक थे उन शासकों के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त नामक एक व्यक्ति ने 275 ईस्वी में की थी और श्रीगुप्त के पश्चात उसका पुत्र घटोत्कच शासक बना था, जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। घटोत्कच के पश्चात जो अगला शासक आता है वो चंद्रगुप्त प्रथम आता है। चंद्रगुप्त प्रथम के पश्चात समुद्रगुप्त आता है। समुद्रगुप्त ने अपने प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में स्वयं को श्रीगुप्त का प्रपौत्र बताया है। इसी कड़ी को आगे जोड़ते हुए हम गुप्त वंश के बारे में जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करते। आइए बच्चों देखते हैं व्हाइट बोर्ड की व्हाइट स्क्रीन पर ब्लैक मार्कर से क्वेश्चन लिखे हुए, प्रश्न लिखे हुए, उन प्रश्नों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। पहला प्रश्न है, समुद्रगुप्त का दरबारी कौन था? तो बच्चों समुद्रगुप्त का जो दरबारी था वो था हरिसेन। कौन था वो? हरिसेन, जो कि समुद्रगुप्त का दरबारी भी था, समुद्रगुप्त का मित्र भी था, समुद्रगुप्त का दरबारी साहित्यकार एवं एक इतिहासकार था। दोबारा देखते हैं, समुद्रगुप्त का दरबारी कौन था? तो समुद्रगुप्त का दरबारी हरिसेन था, जो कि समुद्रगुप्त का मित्र भी था, एक इतिहासकार भी था, दरबारी साहित्यकार भी था, जिसने प्रयाग प्रशस्ति नामक अभिलेख की रचना की थी। दूसरा प्रश्न है, हरिसेन ने किस प्रशस्ति की रचना की थी? तो हरिसेन ने जिस प्रशस्ति की रचना की थी वो थी प्रयाग प्रशस्ति। कौन सी थी? प्रयाग प्रशस्ति। ये प्रयाग प्रशस्ति जो अभिलेख है उसकी रचना हरिसेन ने संस्कृत भाषा में की थी। पुनः देखते हैं, हरिसेन ने किस प्रशस्ति की रचना की थी? तो हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी, जो कि संस्कृत भाषा में है और वर्तमान में इलाहाबाद में स्थित है। तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। तीसरा प्रश्न क्या कहता है? समुद्रगुप्त की सैनिक सफलताओं व किसी भी युद्ध में पराजित न होने का उल्लेख किसमें मिलता है? तो समुद्रगुप्त की सैनिक सफलताओं और किसी भी युद्ध में पराजित न होने का उल्लेख हमें प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में मिलता है। किसमें मिलता है? प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में मिलता है। चौथा प्रश्न है, चौथा प्रश्न क्या है? समुद्रगुप्त के अश्वमेध यज्ञ की जानकारी हमें कैसे प्राप्त होती है? तो प्रश्न ये कहता है कि समुद्रगुप्त ने जो अश्वमेध यज्ञ किया था उसके बारे में जानकारी हमें कैसे प्राप्त होती है? तो बच्चों समुद्रगुप्त के जो सिक्के प्राप्त हुए हैं उन सिक्कों पर समुद्रगुप्त ने अश्वमेध पराक्रम लिखा हुआ मिलता है। क्या मिलता है? अश्वमेध पराक्रम। समुद्रगुप्त के सिक्कों पर अश्वमेध पराक्रम लिखा हुआ मिलता है। इससे ये हमें जानकारी मिलती है कि समुद्रगुप्त ने निश्चित ही अश्वमेध यज्ञ किए हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, समुद्रगुप्त के पश्चात गुप्त शासक कौन बना? तो समुद्रगुप्त के पश्चात उसका पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय कौन बना था? चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त वंश का प्रतापी शासक बना था। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त द्वितीय के अन्य नाम बताइए। चंद्रगुप्त द्वितीय के जो अन्य नाम है, अन्य नाम क्या मिलते हैं इतिहास में? वो नाम मिलते हैं देवराज। क्या मिलते हैं? देवराज और देवगुप्त। ये हमें चंद्रगुप्त के अन्य नाम मिलते हैं। प्रश्न संख्या 7, प्रश्न संख्या 7 व्हाइट बोर्ड पर देखिए। प्रश्न संख्या 7 क्या है? चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री का विवाह किससे किया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री का नाम क्या था? प्रभावती। क्या नाम था? प्रभावती। चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री का नाम क्या था? प्रभावती। और उसने प्रभावती का विवाह किससे किया था? वाकाटक नरेश। किससे किया था? वाकाटक नरेश रुद्रसेन से। किससे किया था? वाकाटक नरेश रुद्रसेन से। इस प्रकार से चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन से किया था। इस प्रकार से चंद्रगुप्त द्वितीय ने वाकाटकों से मित्रता स्थापित कर ली थी। किंतु मैं आपको यह एक बात बता देना चाहता हूं, जब प्रभावती चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती का विवाह तो वाकाटक नरेश के साथ हुआ था, तो कुछ वर्षों के पश्चात वाकाटक नरेश रुद्रसेन की मृत्यु हो चुकी थी और वाकाटक वंश की वाकाटक साम्राज्य की जो वास्तविक शक्ति है वो प्रभावती के हाथ में आ जाती है और चंद्रगुप्त द्वितीय फिर वाकाटक साम्राज्य को गुप्त वंश में सम्मिलित कर लेता है। अब
प्रश्न संख्या 8, प्रश्न संख्या 8 की तरफ चलते हैं। व्हाइट बोर्ड की तरफ देखिए, प्रश्न संख्या 8 क्या लिखा हुआ है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को पराजित करके कौन सी उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने शासन काल में शकों को बुरी तरह से पराजित किया था और शकों को पराजित करने के उपलक्ष्य में, विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। कौन सी उपाधि धारण की थी? विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। अगला प्रश्न है 9वां क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? नालंदा विश्वविद्यालय, भारतीय इतिहास में नालंदा विश्वविद्यालय बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। बताया जाता है यहाँ पर 10,000 से ज्यादा विद्यार्थी यहाँ अध्ययन करने के लिए आते थे। विदेशों से भी विद्यार्थी यहाँ पर अध्ययन करने के लिए आते थे। इस विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय में कला, संस्कृति, इतिहास, दर्शन, ज्योतिष, चिकित्सा, विज्ञान, खगोल, भूगोल इत्यादि की समस्त प्रकार की जानकारी, अध्ययन सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। 10,000 से ज्यादा यहाँ पर विद्यार्थी थे, 1500 से ज्यादा लेक्चरर यहाँ पर उपलब्ध थे और बताया जाता है उस समय एशिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी नालंदा विश्वविद्यालय में स्थित थी। लेकिन विदेशी आक्रमणकारियों ने नालंदा विश्वविद्यालय को तहस नहस कर दिया था। किंतु प्रश्न अपना यहाँ पर यह है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस गुप्त शासक ने की थी? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त शासक कुमारगुप्त ने, किसने? कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। कुमारगुप्त वह प्रथम शासक था जिसने सर्वाधिक, सबसे ज्यादा संख्या में सोने के सिक्के जारी किए थे। और कुमारगुप्त के शासन काल में बर्बर हुनों ने गुप्त साम्राज्य पर घोर आक्रमण किया था और उसी आक्रमण का प्रतिरोध कुमारगुप्त के यशस्वी और वीर पुत्र स्कंदगुप्त ने उन हुनों का सामना किया था और जीवन पर्यंत तक, अर्थात जीवन के अंतिम समय तक स्कंदगुप्त को हुनों से जूझना पड़ा। और अभिलेखों में इस हुनों को मल्लेच्छ कहकर के संबोधित किया गया है। एकमात्र ऐसा गुप्त शासक है स्कंदगुप्त जिसे हुनों को पराजित करते समय एक रात्रि जमीन पर सोकर के भी गुजारनी पड़ी थी। तो अपना प्रश्न क्या है बच्चों कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस गुप्त शासक ने की थी? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त शासक कुमारगुप्त ने की थी। अगला प्रश्न मिलता है जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार सुदर्शन झील की मरम्मत किसने की थी? तो बच्चों सुदर्शन झील प्राचीन कालीन इतिहास में एक शानदार स्थापत्य कला का उदाहरण है। सुदर्शन झील का निर्माण मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। हाँ, ये मौर्य वही है चंद्रगुप्त मौर्य जिसने चाणक्य की सहायता से अंतिम नंद शासक घनानंद को पराजित किया था। कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं चंद्रगुप्त कौन सा है, गुप्त वंश का है या मौर्य वंश का है। तो सुदर्शन झील का निर्माण मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त ने ही किया था और समय समय पर विभिन्न शासकों ने इस सुदर्शन झील की मरम्मत भी कराई थी। और उसी दौरान स्कंदगुप्त के शासनकाल में बाढ़ आने के कारण से सुदर्शन झील टूट जाती है और स्कंदगुप्त उस झील की मरम्मत करवाता है। तो प्रश्न अपने सामने क्या है कि जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार सुदर्शन झील की मरम्मत किसने की थी? तो सुदर्शन झील की मरम्मत किसने की थी? स्कंदगुप्त ने की थी। स्कंदगुप्त कुमारगुप्त का पुत्र था जिसने बर्बर हुनों का जीवन पर्यंत उनका सामना किया, उन्हें भारत की सीमाओं से बाहर खदेड़ा। यदि स्कंदगुप्त हुनों का सामना नहीं कर पाता तो भारतीय कला और संस्कृति का बहुत बड़ा आघात होता, बहुत बड़ी क्षति होती। तो स्कंदगुप्त को भारतीय इतिहास में भारतीय कला और संस्कृति को बचाने का श्रेय दिया जाना चाहिए। अगला प्रश्न है गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल क्यों कहते हैं? बच्चों ये क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। या यूं समझ लो गुप्त काल का सारा सार इसी प्रश्न में समाहित है। इसके पश्चात अगला प्रश्न गुप्तकालीन समाज के बारे में बताइए, गुप्तकालीन साहित्य के बारे में बताइए। गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल क्यों कहते हैं? तो बच्चों मैं आपको बताता हूं ऐसा क्या कारण है कि गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहते हैं, द गोल्डन टाइम ऑफ इंडियन हिस्ट्री। इसका कारण क्या है? तो बच्चों इस बात बड़े ध्यान से सुनना कि गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल क्यों कहते हैं। देखो गुप्तकालीन जो शासक थे वो वैष्णव धर्म को मानने वाले थे। इसके साथ साथ उन्होंने जैन धर्म और बौद्ध धर्म को भी आश्रय दिया था, उनको भी फलने फूलने का पर्याप्त अवसर दिया था। उन्होंने भागवत धर्म की स्थापना की थी। गुप्तकालीन जो दरबार थे, गुप्तकालीन दरबार की राजकाज की भाषा जो थी वो संस्कृत थी। इसके अलावा गुप्त काल में विदेशी यात्री मोस्टली जो फाहियान था, जो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में भारत आया था, उसने गुप्त साम्राज्य की यात्रा की थी। फाहियान ने अपनी पुस्तक में स्पष्ट रूप से लिखा है
कि गुप्तकालीन समाज जो था वो बड़ा शांत, गुप्तकालीन समाज बड़ा उन्नत समाज था, चारों तरफ शांति थी, चोरी डकैती किसी प्रकार का डर नहीं था। यहाँ तक बताया जाता है कि जब लोग तीर्थ यात्रा करने के लिए जाते थे तो अपने घरों में ताला भी नहीं लगाते थे। जब कुछ महीनों पश्चात, कुछ वर्षों पश्चात आते थे तो घर में जो सामान जहां रखा हुआ था वो सामान वहां पर भी मिलता है। अर्थात गुप्त शासकों का भय चोर, डाकुओं और लुटेरों में भी था और मांस मदिरा का सेवन नहीं किया जाता था। इसके अलावा ये भी बताया जाता है कि गुप्त काल के जो लोग थे वो लगभग शाकाहारी थे, प्याज लहसुन का भी लगभग इस्तेमाल न के बराबर होता है। गुप्त काल में जो फायान भारत आया था तो फायान ने चंद्रगुप्त द्वितीय के महलों का निरीक्षण किया था, उसकी तुलना, चंद्रगुप्त महलों की तुलना उसने स्वर्ग से की है। तो इन सब बातों के कारण से गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहते हैं और गुप्त शासकों ने बर्बर, हुनों एवं शकों को पराजित किया था और भारतीय कला और संस्कृति को सुरक्षित रखा। इसके अलावा गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल क्यों कहते हैं, इसका प्रमुख कारण है कला, साहित्य, खगोल, भूगोल, विज्ञान, गणित के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन होना और इन सभी क्षेत्रों में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान गुप्त काल ने दिया। गुप्त काल के प्रमुख साहित्यकारों की यदि अपन बात करें तो गुप्त काल का जो प्रमुख साहित्यकार था वो कौन था? कालिदास। कालिदास को भारतीय इतिहास में शेक्सपियर के नाम से जाना जाता है। कालिदास के जो साहित्य है वो बेजोड़ साहित्य है। आज भी कालिदास की कुछ रचनाएं ऐसी है जिनकी जो काव्यगत विशेषताएं हैं उनकी तुलना आज भी किसी ग्रंथ से नहीं की जा सकती। कालिदास की जो प्रमुख रचनाएं हैं आप व्हाइट बोर्ड पर देखिए, ऋतु संहार, मेघदूत, कुमार संभव, मालिकाग्निमित्रम, विक्रम उर्वशीय, अभिज्ञानम, शाकुंतलम, रघुवंशम और मेघदूत, ये कालिदास की बेहतरीन रचनाएं हैं। दोबारा देखिए, कालिदास की प्रमुख रचनाएं कौन सी? ऋतु संहार, मेघदूत, रघुवंशम, कुमार संभव, विक्रम और उर्वशीय, मालविका अग्निमित्र अर्थात मालविका और अग्निमित्र की प्रेम कहानी है, अभिज्ञानम, शाकुंतलम, शकुंतला की प्रणय कहानी है। इसके अलावा विशाख दत्त की ये जो रचनाएं हैं जिसमें गुप्तकालीन समाज के बारे में जानकारी प्राप्त होती है वह है मुद्रा राक्षस, देवी चंद्रगुप्त। मुद्रा राक्षस में जानकारी मिलती है कि किस प्रकार से मौर्य ने नंदों को पराजित किया था। अगले जो राइटर है, कवि है, वो है दंडिन, जिसकी प्रमुख रचना है दश कुमार चरित, काव्य दर्शन। भास की रचना है स्वप्नवास सुभद्रता और चारुदत्ता। शूद्र की रचना है मृच्छक कटिकम। वात्सायन की रचना है कामसूत्र। आर्यभट्ट, वराह मिहिर ये गुप्तकालीन गणितज्ञ, वैज्ञानिक एवं खगोल शास्त्र थे। आर्यभट्ट की रचना है आर्यभट्टीय, सूर्य सिद्धांत, ब्रह्म सिद्धांत। वराह मिहिर की रचना है बृहद संहिता, पंच सिद्धांतिका। तो ये जो कवि हैं, साहित्यकार हैं, जो गणितज्ञ हैं, खगोल शास्त्री है, इन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान किया था। बात करते हैं अपन आर्यभट्ट की। आर्यभट्ट एक वैज्ञानिक भी था, एक गणितज्ञ भी था। आर्यभट्ट वह व्यक्ति था जिसने सबसे पहले दशमलव और शून्य का आविष्कार किया था। हालांकि इतिहास में बताया जाता है शून्य का आविष्कार एक अज्ञात भारतीय ने किया था, किंतु शून्य और दशमलव का आविष्कार का श्रेय आर्यभट्ट को दिया जाना चाहिए। इसके अलावा आर्यभट्ट ने अपने समय में अपने पाई का मान, गणित, त्रिभुज का क्षेत्रफल इत्यादि का आविष्कार किया था। इसके अलावा आर्यभट्ट वह व्यक्ति था जिसने सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में सही ढंग से व्याख्या की थी। आर्यभट्ट से पहले भारतीय समाज में यह मान्यता थी कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण राहु के कारण से होता है, कि राहु जो है वो पृथ्वी को निगल जाता है, इस कारण से सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण होता है। किंतु आर्यभट्ट ने सर्वप्रथम ये बताया था कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का जो कारण है वो सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी है। सूर्य ग्रहण क्यों होता है? क्योंकि जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के मध्य आ जाता है तो सूर्य का प्रकाश धरती पर नहीं आ पाता, इसलिए सूर्य ग्रहण होता है। और चंद्र ग्रहण क्यों होता है? क्योंकि चंद्रमा का प्रकाश धरती पर नहीं आ पाता, इसलिए ये शब्द है किसकी? आर्यभट्ट की। इसके अलावा वराह मिहिर और ब्रह्मगुप्त जिसकी रचना ब्रह्मस्फुट सिद्धांत है, जिन्होंने खगोल विज्ञान के बारे में बताया था। उन्होंने नक्षत्र के बारे में, नक्षत्रों की संख्याओं के बारे में, ग्रहों की चाल के बारे में और इन सब का राशियों पर क्या प्रभाव पड़ता है, राशियों की संख्या और राशियों पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये समस्त जानकारी हमें गुप्त काल से प्राप्त होती है। इन सभी कारण से हम गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल
कहते हैं। मैं एक और पुनः आपको ये प्रश्न शॉर्ट में समझाता हूं। प्रश्न क्या है अपना 11 प्रश्न। गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्णकाल क्यों कहते हैं? गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्णकाल इसलिए कहते हैं कि गुप्त शासकों ने वैदिक धर्म को प्रतिष्ठापित किया था, भागवत धर्म और शैव धर्म को उन्होंने प्रतिष्ठापित किया था। इसके अलावा उन्होंने जैन धर्म और बौद्ध धर्म को भी प्रश्रय दिया था। गुप्तकालीन राज दरबार की प्रमुख भाषा संस्कृत थी। गुप्तकालीन समाज बहुत उन्नत था, सुशिक्षित था और गुप्त काल में चारों तरफ शांति का साम्राज्य था। गुप्त काल में चोरी डकैती का बिल्कुल भी भय नहीं था। फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में आया था। उसने अपने ग्रंथ में बताया कि गुप्तकालीन समाज बड़ा सभ्य है, उन्नत है, व्यापार वाणिज्य उन्नत स्थिति में है और महिलाओं को पढ़ने का शिक्षा प्राप्त करने अधिकार है। पर्दा प्रथा नहीं थी, महिलाओं की स्थिति समाज में बहुत उन्नत थी, महिलाओं को पुनर्विवाह करने का अधिकार था। इसके अलावा महिलाओं के लिए स्वयंवर प्रथा भी प्रचलित थी। तो इस कारण से हम गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल की संज्ञा देते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 12, गुप्तकालीन समाज के बारे में बताइए। देखो बच्चों, गुप्तकालीन समाज मोस्टली मुख्य रूप से 4 भागों में विभक्त है, 4 वर्णों में विभक्त है। वो 4 वर्ण कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मणों का कार्य अध्ययन अध्यापन करना, ज्ञान देना, दान दक्षिणा इत्यादि लेना, ये ब्राह्मणों का कार्य था। क्षत्रियों का धर्म अपने साम्राज्यिक सीमाओं, गायों, अनाथों, वृद्धों, महिलाओं की रक्षा करना। वैश्य का कार्य व्यापार वाणिज्य इत्यादि देखना, व्यापार वाणिज्य में वृद्धि करना। और शूद्रों का कार्य था ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इन तीनों वर्णों की सेवा करना और समाज में शांति एवं साफ सफाई इत्यादि का ध्यान रखना। इसके अलावा गुप्तकालीन समाज में महिलाओं की स्थिति अच्छी थी, महिलाओं को पढ़ने लिखने का अधिकार था, पर्दा प्रथा नहीं थी, सती प्रथा नहीं थी, स्वयंवर प्रथा का प्रचलन था। ये गुप्तकालीन समाज है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। गुप्तकालीन साहित्य के बारे में बताइए। गुप्तकालीन साहित्य जो है, यदि बड़ा प्रश्न नहीं आता है तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में इससे रिलेटेड छोटे प्रश्न 1 अंक का या 2 अंक का प्रश्न पूछ लेते हैं, या किसी राइटर का नाम देकर उसकी रचना का नाम दे पूछ लेते हैं, या रचना का नाम देकर उसके कवि का, उसके राइटर का नाम पूछ लेते हैं। जैसे कि अपन ने किया था गुप्तकालीन प्रमुख साहित्यकार। ये गुप्तकालीन प्रमुख साहित्य कौन से हैं, तो एक बार पुनः देख लेते हैं। आपके व्हाइट बोर्ड पर लिखा हुआ है, देख लीजिए आप। कालिदास की रचना है ऋतु संहार, मेघदूत, रघुवंशम, कुमार संभव, विक्रम और ऋषि, मालविक, अग्निमित्र, अभिज्ञानम, शाकुंतलम, ये कालिदास की रचना है। विशाख दत्त की रचना मुद्रा राक्षस, देवी चंद्रगुप्तम और दंडी की रचना दश कुमार चरितम। काव्य दर्शन भास की रचना कौन सी है? स्वप्नवास वदता, चारु दत्ता। शूद्र की रचना है मृक्ष कटिकम और वात्स्यायन की रचना है कामसूत्र। आर्यभट्ट की रचना आर्यभट्टीय, सूर्य सिद्धांत, ब्रह्म सिद्धांत। वराह मिहिर की रचना है बृहद संहिता, पंच सिद्धांतिका। तो बच्चों, आज हमने गुप्तकालीन जो समाज इसके बारे में जानकारी प्राप्त की, गुप्त वंश से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न उनके बारे में किए हैं। आई थिंक आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा। जिन जिन बच्चों ने पूरा वीडियो देखा है और अपनी नोटबुक में इन प्रश्नों को उतार के, जिन्होंने प्रश्न अपने नोटबुक पर उतारे, उनको बड़ी ईमानदारी ऑनेस्टली जिन्होंने याद किया, वो मुझे यस सर करके जरूर कमेंट्स करेंगे। यदि आपको किसी प्रकार को समस्या आ रही किसी टॉपिक को लेकर के, यदि आपको टॉपिक समझ नहीं आ रहा है तो आप मुझे निश्चित रूप से कमेंट करिए। मैं अगले वीडियो में आपकी समस्या को सॉल्व करने का प्रयास करूंगा। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।